पाइल्स हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज मोशन हो गए, सब पानी की गड़बड़ी की वजह से है। तो यूरिन का कलर हमारा पानी समान होना चाहिए। अगर पानी समान हो रहा है मतलब पानी एकदम नॉर्मल है, कमी नहीं है पानी की। अगर पीला हो रहा है मतलब हमारी पानी की कमी है। चाय और कॉफ़ी एंटी डायूरेटिक होता है। अगर चाय और कॉफ़ी पीने से वो आपकी बॉडी में से पानी और निचोड़ लेता है। चाय कॉफ़ी पीने के बदले में एक पूरा ग्लास पानी लीजिए और पूरा अवेयरनेस के साथ पानी पीजिए। आप एक हफ्ते में यू विल फील बेटर अबाउट योर बॉडी। पानी पिएंगे तो आपको 90% आप तो बीमारियां नहीं होंगी। हाय, मेरा नाम है हिमांशु और एक बार फिर से मैंने इनवाइट किया डॉक्टर बंसल सर को। सर बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू। और डॉक्टर बंसल एक बहुत ही अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, बहुत सारे अवार्ड भी इन्हें मिल चुके हैं और साथ ही जीवन ज्योति हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर भी हैं। इसके साथ साथ आप एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेरीज हैं जो हमारे डीएम पे आती रहती है, बहुत सारे ऐसे पर्सनल मैसेज हैं कि किसी डॉक्टर के पास जाके आप इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ कर लाइए, क्योंकि गर्मी शुरू होने वाली है। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन करके कितनी सारे जो टर्म्स हैं इस मेडिकल थ्योरी में, उन सारे सवालों के जवाब मैं सर से पूछूंगा और आपको बताऊंगा। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम। और जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि इस बार बहुत भयंकर गर्मी पड़ने वाली, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और सेलुलर से जुड़ी चीज़ें हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, है ना। और हमारे को अपनी हेल्थ की तो सबको ही परवाह है। तो हेल्थ को थोड़ा अगर गहराई से जानेंगे हेल्थ को, तो हमको सेलुलर हेल्थ के बारे में, मतलब हमारे सारे सेल्स की हेल्थ के बारे में अगर हम सोचेंगे तो हम ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे। और उसकी जब बात होती है तो हमारा सबसे कॉमन चीज़ है हाइड्रेशन, यानी कि पानी। हमारी ह्यूमन बॉडी में 70% तक लगभग पानी होता है। जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा, तो उसके शरीर में 75 यानी कि 75% पानी होता है। और जब इंसान नॉर्मली 60 ईयर्स तक पहुंच जाता है तो 60% पानी होता है। तो ये बहुत ही कॉमन लिंक है कि हमारी एजिंग का कारण है पानी की कमी। जब बच्चा पैदा होता है तो 75% से लेके 60 साल तक धीरे धीरे हमारी बॉडी में धीरे धीरे पानी की कमी होती जाती है, जिसकी वजह से हमें एजिंग होती है। तो मोस्ट कॉमन एंटी एजिंग थिंग अगर जानेंगे तो है वो पानी, वाटर का हाइड्रेशन। वाटर मतलब नहीं होता कि सिर्फ पानी पीने से काम हो जाएगा। हमको सेलुलर हेल्थ के बारे में ओवरऑल वर्क करना है। तो हर सेल में कुछ सेलुलर पानी का कंटेंट होता है। हर सेलुलर प्रोसेस, यानी कि डाइजेशन हो गया, मेंटल थॉट्स हो गए, या कोई भी इम्यून फंक्शन हो गया, या कोई भी और भी छोटा से कोई भी बॉडी का फंक्शन अगर आप सेलुलर लेवल पे देखेंगे कि तो वो कैसे होता है, वो पानी के सेल के अंदर से पानी बाहर या अंदर पानी के मूवमेंट की वजह से ही वो होता है। तो यानी कि अगर सेल में पानी का कंटेंट पूरा रहेगा फुल, तो मान लीजिए बैटरी फुल चार्ज रहेगी। अगर कोई बैटरी है उसका आप 70-60% पे बैटरी काम कर रही है तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी कम हो जाएगी उस इक्विपमेंट की या जो भी आप चीज़ है। तो इसी तरह अगर हमारे बॉडी में हर सेल में हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर 100% होगा जितना होना चाहिए, तो वो मोस्ट एफिशिएंट होगा, मतलब सबसे अच्छे तरीके से काम करेगा। यही चीज़ हमारी हर चीज़ के लिए वो करती है। इम्यूनिटी, गट हेल्थ, हमारी इंटेस्टाइन, अगर पानी अच्छा पिए रहेंगे तो हमारे सेलुलर हेल्थ अच्छी रहेगी इंटेस्टाइन के सेल की, तो डाइजेशन प्रोसेस अच्छा रहेगा। कॉमन बीमारियां है पानी की कमी की वजह से, बहुत सारी कॉमन बीमारियां होती है। पानी को अगर आप ढंग से पी लेंगे और अच्छी क्वालिटी का पानी भी होना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी भी होना चाहिए, तो आप 90% बीमारियों से बच सकते हैं, इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। इंटेस्टाइन की सारी इश्यूज़ लाने की, गट में जैसे हो गया पाइल्स हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तमाम लूज मोशन हो गए, सब पानी की गड़बड़ी की वजह से। प्लस किडनी के सारे इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, ये सारे का सारा जड़ सिर्फ पानी कम पीने की वजह से है। तो एक बीमारी नहीं है, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं पानी को लेके। तो नॉर्मली जब हम डिहाइड्रेशन बात करते हैं, इन जनरल पब्लिक नॉलेज क्या होता है ना, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी की वजह से बॉडी शॉक में चली जाती है, बेहोश हो जाता है या ब्लैकआउट्स होने लगते हैं। तो ये डिहाइड्रेशन होता है। अगर एक्सट्रीम लेवल पे डिहाइड्रेशन हो गया तो आपको एडमिट होकर बॉटल IV फ्लूइड वगैरह चढ़ाने पड़ते हैं। तो डिहाइड्रेशन तो बहुत लेट स्टेज है। हमको अपनी बॉडी के लिए अवेयर होना है कि हम इतना लेट तक पहुँचने ना दें। तो हम बात करेंगे सेलुलर डिहाइड्रेशन की। सेलुलर डिहाइड्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया इतने 37 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे शरीर में। तो हमको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन में सेलुलर लेवल तक रोकना है कि हमारे एक भी सेल में जितना मैक्सिमम पानी का कंटेंट हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि बैटरी होती है 100% चार्ज होती है, तो इसी तरह हमको ट्राई करना है कि हमारा सेल 100% या जितना नज़दीकी 100% के हो सके पानी का। तो अगर उसको आप रखेंगे तो कोई बीमारी होएगी ही नहीं। तो सेलुलर मतलब आपके इम्यून सिस्टम 100% फंक्शन एफिशिएंट काम करेगा, अपना 100% तरीके से काम करेगा, आपका इंटेस्टाइन 100% काम करेगा अगर आप सेलुलर हाइड्रेशन पे कंसंट्रेट करेंगे तो सेलुलर डिहाइड्रेशन क्या होता है,
हमारी ह्यूमन बॉडी एक्चुअली बहुत एडजस्टेबल चीज़ होती है, तो अलग अलग चीज़ों पे एडजस्ट कर जाती है। जैसे हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट पानी का सपोज मान लीजिए 100% है, तो अगर हम आप 80% पानी पिएंगे तो आपकी गाड़ी नॉर्मल चलती रहेगी, आपकी डेली क्रिया नॉर्मल सब कुछ चलेगा। लेकिन वो 20% जो पानी की कमी से आप झेल रहे हैं, उससे धीरे धीरे क्रॉनिकली आपका गट के वजह से, या आपका इंटेस्टाइन के वजह से, या आपकी इम्यूनिटी की वजह से, या आपका डीएनए रिपेयर उतना एफिशिएंट नहीं हो पा रहा, तो धीरे धीरे क्रॉनिकली लंबे समय के बाद कुछ ना कुछ बीमारियां होने लगेंगी। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हमको पानी की कमी नहीं होने देनी है। तो अब पानी की कमी के लिए ध्यान कैसे रखा जाए? एक तो ऑब्वियसली पानी पीना है, और पानी रेगुलर इंटरवल्स पे पीना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह उठ के 2 लीटर पानी पी लिया, फिर दिन भर नहीं पिया, तो ये अच्छी हैबिट नहीं है। सुबह उठ कर 2 लीटर पानी पीने से हमारी किडनीज़ पे प्रेशर पड़ता है। तो उससे बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी बॉटल हो सके तो अपने साथ रखें, और दिन भर जितने समय मौका मिले पानी पीते रहे लगातार, बीच बीच में जैसे भी आपको ठीक लगे। 2 चीज़ों को ध्यान रखते हुए, एक तो हमारा जो यूरिन कलर है वो हमारा बेस्ट तरीका है ध्यान देखने के लिए कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो रही है या नहीं। तो यूरिन का कलर हमारा पानी समान होना चाहिए। अगर पानी समान हो रहा है मतलब पानी एकदम नॉर्मल है, कमी नहीं है पानी की। अगर पीला हो रहा है मतलब हमारी पानी की कमी है कहीं ना कहीं पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा दिन भर ठीक रहता है, जब हम रात को सो के उठते हैं अगले दिन तो कम होता है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा जो सुबह उठ के हम पहला यूरिन करते हैं वो भी हमारा जितना पानी समान हो सके, अगर वो है मतलब हमारी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल एकदम ऑप्टिमल है, मतलब बेस्ट है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ एक थोड़ा सा फ्लॉ है हमारी बॉडी में, थोड़ा सा गलत तो नहीं कह सकते, भगवान का बनाया हुआ शरीर है, लेकिन एडजस्टेबिलिटी की, अडेप्टेबल है ह्यूमन बॉडी, हम अलग अलग चीज़ों पे अडेप्ट हो जाते हैं। तो हमको प्यास कब लगती है, अगर आप जानना चाहें हमको प्यास कब लगती है? प्यास हमको तब लगती है जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, हमारे खून में पानी की कमी हो जाती है, और हमारे खून में पानी की कमी की वजह से जो सॉल्ट है, सोडियम और पोटेशियम हमारे शरीर में हर जगह है, तो सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। खून में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन पानी की कमी होने की वजह से सोडियम, नमक तो उतना ही है, लेकिन उनकी मात्रा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है पानी की कमी होने की वजह से। तो उसको कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल बढ़ गया। वो हमारे हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है, उसको सिग्नल देता है कि हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है, और फिर वो हमारे ब्रेन से एक ADH नाम का एक हार्मोन होता है जो कि सिक्रीट करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और वो हार्मोन किडनी पे काम करता है और किडनी को बोलता है कि पानी की कमी हो रही है, पानी रोको, पेशाब में से पानी रोको, तब हमको जाके प्यास लगती है। तो इतना सब होने के बाद हमको प्यास लगती है, मतलब हमारे सेलुलर लेवल पे अगर आप देखा जाए तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब आपको प्यास लग गई तब अगर आपने पानी पी लिया तो आपको आम तौर पे जो डिहाइड्रेशन होता है वो नहीं होगा, मतलब आपको इमरजेंसी नहीं होगी, आपको भर्ती नहीं होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। लेकिन लेवल, आपकी बॉडी 100% एफिशिएंट तो नहीं है, आपको सेलुलर लेवल पे तो, जैसे मैंने अभी बताया कि सेलुलर लेवल पे तो डिहाइड्रेशन हो चुका है, आपका इम्यून सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपर्ली। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस पानी के बारे में अगर आप करेंगे, सपोज आपको वायरल हो जाता है, वायरल में नॉर्मली क्या होता है, कमज़ोरी लगती है, खाने पीने का मन नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करने का मन करता, बस आराम करने का मन करता है। उस समय अगर आप फर्स्ट साइन, जैसे पहला आपको लगे कि गले में कुछ प्रॉब्लम लग रही है या कमज़ोरी लग रही है, बुखार आ रहा है, पहले साइन पे अगर आप जाके सिर्फ पानी पीने लग जाएंगे जुडिशियली, मतलब रेगुलरली, हर आधे घंटे पे थोड़ा थोड़ा जितना पानी पीते रहेंगे, तो आपकी इम्यून सिस्टम इसी मात्रा से, सेलुलर हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और इम्यून सिस्टम आपका 100% काम करेगा। तो आप अब वायरल से जल्दी ठीक हो जाएंगे, या तो बढ़ने नहीं देंगे, या बढ़ भी गया तो जल्दी आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ के इसको ठीक कर सकता है। जैसे सर खाने का रूटीन होता है कि आप सुबह ब्रेकफास्ट करिए, दोपहर में लंच करिए, शाम में डिनर करिए, फिर बीच में थोड़ा सा खाइए, तो पानी का क्या रूटीन सुबह से होना चाहिए एक फिट बॉडी के लिए? फिट बॉडी के लिए यही है कि देखिए, सबसे पहले तो उठ के मैं जो फॉलो करता हूँ, उठते ही सबसे पहली चीज़ होती है कि मैं पानी पीता हूँ, है ना। जितना भी अलग अलग है, कोई 1 गिलास पी सकता है, कोई 2, जितना आपकी बॉडी ले सके आप पानी पीजिए। उसके बाद अपना नॉर्मल रूटीन करिए, एक्सरसाइज करिए, सब कुछ रूटीन, खाना पीना खाइए। पानी की मात्रा बीच बीच में अपने आप पीते रहना है। ये 2 चीज़ को ध्यान देते हुए कोशिश ये करना है कि प्यास हमको लगे ना, प्यास लगने से पहले ही पानी पीते रहें। अगर आप रेगुलर इंटरवल्स पे पानी पी रहे हैं तो आपको प्यास लगेगी ही नहीं दिन भर में, और ये गर्मी में तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो वो प्यास ना लगे ये गोल होना चाहिए। और यूरिन का कलर हमारा पानी जैसे वाइट जैसे होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये 2 गोल को रखते हुए किए तो पानी पिएंगे तो आपको 90% आप तो बीमारियां नहीं होंगी। एक बहुत कॉमन चीज़ बताता हूँ, जैसे दिन भर में सभी लोग इंक्लूडिंग मैं
हम काम करते हैं दोपहर में, थोड़ा 2-3 बजे के आसपास थक जाते हैं, थोड़ा लेथार्जी होने लगता है थोड़ा, तो हम क्या बोलते हैं, चलो एक कॉफ़ी पी लेते हैं या चलो एक चाय पी लेते हैं। तो चाय और कॉफ़ी एंटी डायूरेटिक होता है। अगर चाय और कॉफ़ी पीने से वो आपकी बॉडी में से पानी और निचोड़ लेता है। सर यही पूछने वाला था कि गर्मी आ रही, तमाम तरह के पैकेट्स वाले ड्रिंक्स आएंगे, तो वो मैं बताता हूँ, पहले चाय कॉफ़ी का बता हाँ, दूँ। चाय कॉफ़ी। तो चाय कॉफ़ी पीने से पानी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तो एक्चुअली वो आपको लगा कि आपने चाय पिया, आपको एनर्जी आ गई, लेकिन वो सेलुलर लेवल पे आपको पानी की कमी करेगा। तो ऐसा नहीं है कि चाय कॉफ़ी पीना बंद कर दीजिए, आप चाय कॉफ़ी पीजिए तो उसके काउंटर को करने के लिए 1-2 ग्लास पानी एक्स्ट्रा पीना पड़ेगा। उसके बदले जो मैंने अभी शुरू किया, जैसे दिन में कभी कम लगता है कि थोड़ा थकान हो रही है कुछ भी, तो आप 1 ग्लास पानी पीजिए, जुडिशली 1 ग्लास पानी पी के देखिए। 1 हफ्ते आप करके देखेंगे, अगर आपने अपने अंदर डिफरेंस ना महसूस करिए तो आप खुद बताइएगा। कमेंट सेक्शन पे आप लोग बता सकते हैं कि 1 हफ्ते आप जब भी आपको लगे आलस हो रहा है या कुछ हो रहा है, चाय कॉफ़ी पीने के बदले में एक पूरा ग्लास पानी लीजिए और पूरा अवेयरनेस के साथ पानी पीजिए। आप 1 हफ्ते में यू विल फील बेटर अबाउट योर बॉडी। हाँ सर, गर्मी आ रही है, हाँ, जो ड्रिंक्स के बारे में आप बात कर रहे हैं कि जो पैकेट वाले ड्रिंक्स हैं, लोगों को प्यास लगती है तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं। तो डिहाइड्रेशन जैसे हमने बात की, तो ये पानी की कमी होती है और उसके वजह से हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में गड़बड़ होता है। तो इसमें शुगर वाली ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रूटी, रसना, ग्लूकॉन डी तक भी, शुगर भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। शुगर देखिए ब्रेन के लिए तो बहुत अच्छा होता है, जब हम कमज़ोर हो रहे हैं या लेथार्जी हो रही है तो ब्रेन के लिए हमारा मेन फूड है शुगर, है ना, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बिना आपको ब्रेन को तो इमीडिएट एनर्जी मिल जाएगी, पर हाइड्रेशन की वजह से या डिहाइड्रेशन से बचने के लिए शुगर एकदम ख़राब चीज़ है, क्योंकि वो अगेन फिर उसको बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए पानी की कमी ही करता है शुगर। तो उसके लिए तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव डेफिनेटली पानी है। और कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। वो एक तरह का नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है, जो कभी कभी हम इलेक्ट्रॉल पाउडर देते हैं, वो भी देना पड़ सकता है और वो ले भी सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि नेचुरल फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट यानी कि नारियल पानी बेस्ट ड्रिंक है इस समर के लिए। सर इसके बाद जब मतलब गर्मी पीक पर हो तो क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए? और पानी के सोर्सेज जो है, सिर्फ पानी नहीं है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स तो पानी के ओवरऑल आपके सेलुलर लेवल पे हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए आप फ्रूट्स इंक्लूड करिए आपकी बॉडी में, और वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स ये सब रखेंगे तो आपकी पानी की ओवरऑल कमी नहीं होगी। अगर आप सिर्फ मीट खा रहे हैं या सिर्फ रोटी दाल चावल खा रहे हैं तो आपको ओवरऑल पानी की कंटेंट कम रहेगा बॉडी में। तो फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ फ्रूट्स सैलेड्स खाते रहना चाहिए। फाइबर से अपने आप वाटर कंटेंट बॉडी में होल्ड होता है, तो उससे अपने आप पानी का कंटेंट बेटर हो जाएगा। तो जैसे आपने बताया गर्मी आ रही है, तो कोई रूटीन तो नहीं है, ओवरऑल पानी का अवेयरनेस रखना है। जैसे मैंने बताया, ये 2 चीज़ को ध्यान रखेंगे, प्यास नहीं लगने देना है इस गर्मी में, ये आपका टारगेट होना चाहिए। हाँ सर, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मिथ है कि किसी दूसरे रीज़न की वजह से होती है, जैसे पाइल्स है, उसके बहुत सारे मिथ है। तो देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, पानी अगर आप अपनी मात्रा में रखेंगे तो बहुत सारी कॉमन बीमारी शुरू करते हैं हमारी गट की वजह से। हमारा गट यानी कि इंटेस्टाइन सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है बॉडी का, है ना, वहाँ सारी की सारी बीमारियाँ अगर पानी की कमी की वजह से होती है। पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, और कभी कभी किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है, पेट में दर्द होना, खाना का इनडाइजेशन होना, ब्लोटिंग होना, ये सारी की सारी कारण पानी की कमी की वजह से है। तो अगर आप पानी का ध्यान रखेंगे तो आपको गट, पेट, आंत रिलेटेड, इंटेस्टाइन रिलेटेड 90% कोई बीमारी नहीं होगी। इन्फेक्शंस जो होते हैं, वायरल इन्फेक्शन, गर्मी में आजकल बहुत डायरिया, ये सब भी अगर आप पानी की कंडीशन अच्छे से पिएंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पानी की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। हाँ, अगला जो पॉइंट, पानी की क्वालिटी मतलब या तो बिस्लरी वगैरह पी सकते हैं, या फिल्टर वाटर पी सकते हैं, या आरओ का पानी पी सकते हैं, या पानी का सोर्स जो होता है वो हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि इतना मैंने बताया कि पानी से सारी बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपने पानी का सोर्स गड़बड़ है तो सारी बीमारी का जड़ भी पानी हो सकता है ना। अभी स्पेशली गर्मी आ रही है, बरसात आएगा तो पानी के सारे सोर्सेज हमारे कॉन्टैमिनेट हो जाते हैं, मतलब पानी में इन्फेक्शन ग्रो होने लगते हैं, बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं। तो पानी हमको सारी बीमारियों से बचा भी सकता है और पानी हमको जानलेवा बीमारी कर भी सकता है अगर पानी का सोर्स अच्छा नहीं है, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं। तो वो तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। सरकारी पानी है, मतलब जो जिस भी क्वालिटी का पानी मेंटेन होना है वो ज़रूरी है। ये हो गया हमारा इंटेस्टाइन रिलेटेड। पाइल्स भी डायरेक्टली पानी की वजह से है, कॉन्स्टिपेशन पानी की वजह से। तो अगर पानी पिएंगे तो सारी चीज़ों से बच सकते हैं। दूसरा सिस्टम हम जानते हैं किडनी में, मतलब यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है अगर अगेन पानी के ना पीने की वजह से। तो यूरिन इन्फेक्शन का जड़ ही पानी की कमी है।
और दूसरी जड़ है, लोगों को लगता है कि टॉयलेट अच्छा नहीं मिलता है, तो साफ़ टॉयलेट ना अवेलेबिलिटी होने की वजह से, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, उस वजह से भी लोग पानी कम पीते हैं कि हमको यूरिन जाना पड़ेगा, अनहाइजीनिक जगह होगी, तो वो सारी चीज़ें तो आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, लेकिन पानी की कमी नहीं होना चाहिए। फिर किडनी की पथरी, सारी के सारे किडनी की पथरी, पेशाब की नली की पथरी का सारा जड़ पानी है। अगर आप पानी पियेंगे और जो मैंने बताया यूरिन कलर आपका पानी रहेगा, तो आप इन सारी पाइल्स, इंटेस्टाइन और किडनी रिलेटेड 90% आप तो बीमारियों से आप बच सकते हैं इन 2 सिंपल चीज़ों फॉलो करके। तो कुल मिला के जो कंक्लूज़न है अभी तक की कॉन्वर्सेशन का वही है कि पानी की कमी नहीं होने देना है, जिससे बचाव बहुत सारे हो सकते हैं। सर अब आते हैं हम लोग साइकिल्स पर कि डेली रूटीन की जो साइकिल है अगर गड़बड़ है या आप किस तरीके से उसको डिसिप्लिन में ला सकते हैं और डिसिप्लिन में क्यों लाना चाहिए। ये देखिए, डिसिप्लिन हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन में अगर आप रहेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, है ना। डिसिप्लिन लाइफ का क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है पानी, एक तो हो गया। दूसरी चीज़ खाने, हेल्दी का खाने का भी एक साइकिल बनाना चाहिए। नॉर्मली एक ब्रेकफास्ट सब लोग कहते हैं कि हेल्दी होना चाहिए, और नॉर्मल बिगेस्ट मील ऑफ द डे ब्रेकफास्ट होना चाहिए, क्योंकि दिन भर आपको काम करना है, आपका सबसे एक्टिव टाइम सुबह का होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग में ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, है ना, तो ये भी मेरे हिसाब से तो अच्छी आदत नहीं है। ब्रेकफास्ट हमेशा से अच्छा हैवी होना चाहिए, हैवी मतलब जो हेल्दी होना चाहिए, और लंच और थोड़ा कम मात्रा में होना चाहिए, और डिनर जितना हो सकता है कम से कम होना चाहिए। और डिनर आपके सोने से पहले कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए आपको डिनर करने में और सोने में। ये एक बेसिक हमारा साइकिल है, अगर इसको फॉलो करेंगे। अब लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स है कि जैसे हम लेट नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो हम ये कैसे फॉलो करें। तो जैसे आपने मुझसे पूछा था कि हम एंकरिंग शो के वजह से हम लेट हो जाते हैं, रात को 2 बज जाता है, तो मैंने आपको सोल्यूशन दिया कि आप 7 बजे शुरू करते हैं, आप 7 बजे अपना डिनर खत्म करके खाएं, उसके बाद सिर्फ पानी पीजिए। आप अपनी बॉडी में खुद डिफरेंस देखेंगे, आपके सारी साइकिल्स ठीक हो जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा फूड रिलेटेड, एक पानी रिलेटेड हो गया। अब दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज और स्लीप साइकिल और एक्सरसाइज। हाँ, तो एक्सरसाइज बहुत लोग कहते हैं कि हफ्ते में 3 दिन। बिजी लोग, तो जैसे मैं भी बिजी हूँ, बहुत सारे लोग बिजी हैं, है ना, बड़े बड़े लोग बहुत बिजी होते हैं, टाइम नहीं निकाल सकते लोग, तो उस बहाने में लोग बोलते हैं कि हफ्ते में 3 दिन तो कम से कम एक्सरसाइज करिए, या हफ्ते में 4 दिन करिए, या हफ्ते में 5 दिन करिए। मैं आपको खुला कह रहा हूँ कि हफ्ते में ऐसा कोई दिन ही नहीं होना चाहिए साल में जिसमें आपने एक्सरसाइज नहीं की। 365 दिन आपको एक्सरसाइज करनी है। आप खाना रोज़ खाते हैं, पानी रोज़ पीते हैं, सोते हैं रोज़, तो आप एक्सरसाइज रोज़ क्यों नहीं करेंगे। बॉडी में जैसे मैंने बताया 70% पानी होता है, हमारे हर जगह पानी है। जॉइंट में भी जो फ्लूइड है वो अल्टीमेटली पानी है, इंटेस्टाइन में भी जो है वो भी पानी है। हमारा ब्रेन आप जानेंगे तो 95% ब्रेन पानी है, मतलब ब्रेन ही पूरा 95% पानी है। लगता तो नहीं है, सॉलिड लगता है, लेकिन है पानी। आप गूगल करके देख सकते हैं ये चीज़। तो पानी, अगर स्टैग्नेंट वाटर, पड़ा हुआ पानी सड़ जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो पानी की मूवमेंट लाने के लिए एक्सरसाइज से भलकर कोई रास्ता नहीं है। तो पानी एक तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पानी को मूवमेंट में लाने का, पानी को फ्लो में लाना, हमेशा फ्लोइंग वाटर इज़ हेल्दी, है ना। स्टैग्नेंट वाटर कॉजेज डिजीजेज, तो इसको ना करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया 365 दिन होनी चाहिए। उसमें आप इंटेंसिटी अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। आप योगा भी एक्सरसाइज है, वॉकिंग भी एक्सरसाइज है, रनिंग भी एक्सरसाइज है, जिमिंग भी एक्सरसाइज है। तो वो अपने हिसाब से जो भी आपकी बॉडी को सूट करे वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज डेली करना ज़रूरी है। उस तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप। हाँ, स्लीप साइकिल की बात है। स्लीप साइकिल हर बॉडी में, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बहुत अच्छी रिकवरी प्रोसेसेस है। तो हमारी बॉडी में हार्मोन साइकिल्स हैं। जब हम सोते हैं तो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है जो हमारी बॉडी को फंक्शन देता है कि रात हो गई है, अब सोने का समय है, रेस्टिंग का समय है। उस समय हमारा बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। जब आपको लग रहा है हम सो रहे हैं, लेकिन उस समय आपकी बॉडी की रिपेयर सिस्टम, रिपेयर मैकेनिज्म, जितनी ख़राब चीज़ें हैं, मेटाबॉलिज्म, ये सब बॉडी को हील कर रहा है, आपकी चीज़ों को ठीक कर रहा है। तो वो अगर आप सोना बंद कर देंगे या कम सोएंगे, जैसे नॉर्मल बॉडी को 7 to 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स तो कम से कम सोना ही चाहिए। अलग अलग बॉडी थोड़ा एडजस्ट कर सकती है। तो वो अगर हम टाइम सोने को नहीं देंगे तो हम रिपेयर मैकेनिज्म को हिंडर कर रहे हैं। हमारा जो रिपेयर, डीएनए रिपेयर से हमारी सारी आगे फ्यूचर एजिंग हो रही है। तो आपकी एजिंग ठीक हो, मतलब आप जल्दी बूढ़े ना हो, आपका दिमाग, मेंटल हेल्थ आपका ठीक रहे, यहाँ तक कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ठीक रही है। आप कितना सो रहे हैं इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है।
और क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस नहीं लेना है, सोने से जाने से पहले 1 घंटे कोशिश करके स्क्रीन नहीं देखना है, फ़ोन नहीं देखना है, जितना हो सकता है सोने से पहले 1 घंटे शांत एनवायरनमेंट में रहें, अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, टीवी और स्क्रीन और व्हाट्सएप से दूर रहें सोने से पहले। और खाने से तो मैंने बता ही दिया कि खाना और सोने में आमतौर पे 2 से 3 घंटे का अंतर कम से कम करने का प्रयास करें। सर खाने में एक चीज़ अभी जो हम लोग ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ईजिली अवेलेबल है फास्ट फूड, हाँ, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब हार्मफुल है बॉडी के लिए। तो अब बात सिर्फ सिटी की नहीं, बात अगर गांव की करें तो गांव में भी बहुत ईजिली, अगर आपको फ्रूट्स चाहिए तो आपको दूर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको फास्ट फूड चाहिए तो ईजिली शाम में मोहल्ले के बाहर अवेलेबल ये है। तो देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं बहुत दुखद स्टोरी है। हाँ। और हमारे इंडिया में ऐसा हो रहा है क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन में उल्टा हो रहा है। वेस्टर्नाइजेशन में आजकल लोग फ्रूट्स, हेल्दी ईटिंग पे जा रहे हैं, और हमारे इंडिया में तो आयुर्वेदा, वेदास, जो हमारे जैनिज़्म, जितने भी हमारे कल्चर्स हैं, अगर हम इंडियन कल्चर को फॉलो करें तो ये सब तो एकदम उल्टा ही हो रहा है। मतलब, और वो लोग अच्छी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, हम लोग ख़राब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग, हमारी पॉपुलेशन, हमारी बीमारियां, हमारी सब कुछ ज़्यादा ख़राब क्यों हो रही है? क्योंकि हम बेसिक हमारा नेचर भूल रहे हैं। आयुर्वेदा और जैनिज़्म, जितने हमारे पुराने कल्चर्स हैं, लोग सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते थे, नहीं खाते थे, है ना। तो पुराने ये लोग सारे कल्चर कोई नए नहीं है, ये सारे कल्चर हमारे रूट्स से हैं। अगर उसको हम जानेंगे, हम हेल्दी, जो हमने अभी बात किया, सूर्य उदय पे उठना है, सूर्य अस्त के बाद खाना नहीं खाना है, पानी पीना है, ये सारी चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब साइंटिफिक और हमारे आयुर्वेदा, हमारे कल्चर से आया है। तो ये चीज़ तो हमको फॉलो करना ही है। और फास्ट फूड के बारे में आप कैसे जा सकते हैं? देखिए, कभी कभार तो सब लोग खाते हैं, दैट इज़ वो, जब आपने फास्ट फूड खाया, जब आपने एक बर्गर खाया, तो आप इतना कॉन्शियस रहिए कि उतना गुना आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, उतना गुना आपको सैलेड ज़्यादा खाना पड़ेगा, उतना वर्कआउट खाना पड़ेगा, तो ताकि आप वो बर्न कर सके। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ, वेस्टर्न में, यूएस में, अमेरिका में, यूके में सब कुछ कल्चर चेंज हो गया, और आपको लग रहा है हम एडवांस हो रहे हैं। उनसे हमको अच्छी चीज़ें सीखनी है, उनसे हमको ख़राब आदतें नहीं सीखनी है। ओबिसिटी यूएस का मतलब, ओबेसिटी मतलब मोटापा। अमेरिका का सबसे कॉमन बीमारी थी 20 साल पहले, लेकिन अब 20 साल बाद अब वो इंडिया नंबर 2 पे आने वाली है पूरे विश्व में ओबेसिटी में। क्योंकि हम वो फॉलो कर रहे हैं जो अमेरिका 20 साल पहले कर रहा था, और अमेरिका में से ओबेसिटी कंपैरेटिवली कम होती जा रही है। क्योंकि वो लोग हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, वो लोग योगा कर रहे हैं। सारे बड़े बड़े योगा इंस्टीट्यूट आजकल इंडिया से शिफ्ट होके अमेरिका, बाहर क्यों जा रहे हैं? बहुत सारे ट्रेनर भी गए हैं रिसेंट में। तो ये सारी चीज़ें तो उल्टा नहीं करना है। तो हमको ये अपनी अक्लमंदी रखनी है कि अपनी कल्चर से हम जुड़े रहें, और यूएस से, वेस्टर्न कल्चर से हम टेक्नोलॉजी, एडवांस चीज़ें सीखें जो हमारे को ज़रूरी है। तो चीज़ें जो है ना, बेसिकली घूम फिर के आती कहाँ है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। और सर इसके बाद हम लोग एजिंग पे जाने वाले थे कि किस तरीके के एज फैक्टर काम करते हैं। डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं गट हेल्थ के बारे में एक पॉइंट बताऊंगा कि जैसे मैंने हम पहले भी बताया कि गट में हमारे पूरे जो इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, कई मीटर्स का होता है, और उसमें हमारा फूड जब जाता है तो डाइजेशन शुरू होता है। तो उसमें प्रोबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? हमारे जो गट होता है उसके अंदर गुड बैक्टीरिया कहते हैं, गुड माइक्रोबायोम है, कुछ बहुत माइक्रोसेलुलर बैक्टीरिया जो कि हमारे सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। कोई भी बाहर के कीटाणु आते हैं तो वो गुड बैक्टीरिया हमारी आर्मी है जो हमारे लिए लड़ते हैं। तो वो काफ़ी हमारा डाइट, जंक फूड और ये सब की वजह से वो ख़राब हो जाता है। तो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, ये दोनों चीज़ हमारी डाइट में बहुत ज़रूरी है। दही जैसे हमारा इंडियन नेचर कल्चर का बहुत कॉमन फूड रहता है, और हम याद करेंगे आपकी दादी नानी, हम लोग उनके मतलब में हर खाने में दही होता था, है ना। उसके किसी भी फॉर्म में, रायता हो या किसी फॉर्म में दही हमेशा होता था। सुबह दोपहर के खाने में भी होता था, रात के खाने में भी होता था। अब कल्चर चेंज होता जा रहा है, दही नहीं हो रहा है। तो दही बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक है ना। बाकी अलग अननेचुरल मतलब फिर आपको दवा लेनी पड़ती है, लेकिन प्रोबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोबायोटिक वो जो बैक्टीरिया है उसका खाना क्या होता है? फाइबर डाइट, है ना। जैसे सैलेड, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, ये सब हमारा वो गुड बैक्टीरिया का फूड है। तो वो हमको हेल्दी रखने के लिए प्रोबायोटिक ज़रूर इंक्लूड करें आपकी डाइट में। दही सबसे कॉमन चीज़ है। टीलोमेरेज करके एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में जो कि हमारी एजिंग पे काम करता है, और हम डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में हेल्प करता है। उससे हमारा एज जल्दी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है वो फंक्शन करता है। तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हुआ, कोई भी लाइफ में, मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हर आदमी की लाइफ में, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता। हर आदमी की लाइफ में स्ट्रेस होता है। किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस है, किसी को कोई ना कोई मात्रा में स्ट्रेस तो आम दुनिया में डेली कुछ ना कुछ आता रहता है।
तो वो स्ट्रेस को आप कैसे लेते हैं, स्ट्रेस को आपने एज अ थ्रेट लिया या एज अ डर लिया या थ्रेट को एज अ चैलेंज लिया, उससे आपकी एजिंग में फ़र्क पड़ता है, आपकी उम्र कैसे बढ़ रही है उस पर फ़र्क पड़ता है। ये भी साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि अगर आपको कोई स्ट्रेस आया और उसको आपने एज अ थ्रेट लिया, एज अ डर लिया, तो वो आपका टीलोमरेज लेंथनिंग नहीं काम करेगी प्रॉपर्ली और आपकी एजिंग बड़ी हो जाएगी, मतलब आपका एज दिन ज़्यादा बढ़ेंगे। स्ट्रेस लेने से लोगों को फ्रेकल्स पड़ने लगते हैं, लोग बूढ़े जल्दी होते हैं जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो उनका दिमाग पे यहाँ पे निशान पड़ने लगते हैं। ये सब स्ट्रेस के फैक्टर्स से एजिंग बढ़ रही है। और यही चीज़ अगर स्ट्रेस आता है और उसको एज आप चैलेंज लेते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से चैलेंज लेते हैं, तो वो आपको एंटी एजिंग जैसे काम करेगा, वो आपकी बॉडी को ओवर फंक्शन करेगा और आपको टीलोमरेज ज़्यादा फंक्शन करेगा और आपका डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म बेटर करेगा, तो आप एजिंग नहीं करेंगे, आप एजिंग स्लो हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटल हेल्थ भाई, अगर आपको बिल्कुल हमेशा ही एक जैसा दिखना है ना, हस्त पुस्त एकदम सारी चीज़ मेंटेन है, तो डिसिप्लिन में रहना होगा और मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। देखिए, मैंने बताया बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम में भी आप पॉजिटिव सोच सकते हो और बड़ी सी बड़ी छोटी से छोटी प्रॉब्लम में आप नेगेटिव भी हो सकते हो। मैंने एक किताब में एक कहानी पढ़ी थी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बाप था और एक फादर और सन कहीं जा रहे थे बीच के किनारे, और वो लोग कुछ नए नए तरह के पत्थर इकट्ठा करते थे, उनका हॉबी था वो। तो वो बच्चे को एक शाइनी सा एक बड़ा सा पत्थर दिखा बीच के किनारे, तो फादर ने बोला कि मैं लेके आता हूँ। तो फादर लेने गए, नीचे थोड़ी खाई भी थी, तो उन्होंने वो पत्थर जैसे लिया तो वो एक बड़ा पत्थर गिर गया और वो खाई में गिर गए फादर। तो फादर खाई में गिर गए और बहुत बड़े पत्थर के नीचे, मतलब लगभग 10-15 फीट नीचे गिर गए, बहुत गहरे, और उनको चोट लगी और उनको लगा कि पैरालिसिस हो गई है, एकदम बहुत भयानक तरह से चोट लग गई। तो इस इंसान में, नॉर्मल इंसान का क्या ख्याल आएगा, शिट लग गई लाइफ की, तो अब तो गए, ख़त्म हो गई लाइफ। नॉर्मल डर ये है, तो ये है एज अ थ्रेट लेना, है ना। और दूसरा इंसान, उन्होंने क्या किया, उस आदमी ने क्या किया, उन्होंने एज अ चैलेंज लिया कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है, पॉजिटिव रहे। और तो धीरे धीरे उनका बेटा भी आया, उन्होंने पत्थर वत्थर हटाए, तो उनके पैर एकदम काम नहीं कर रहे थे, पैर एकदम पैरालिसिस हो गए थे, लेकिन उन्होंने एकदम डर नहीं रखा, उन्होंने पॉजिटिव माइंडसेट लिया। तो वो उसके बाद फिर हॉस्पिटल गए, एम्बुलेंस वगैरह आ गई, हॉस्पिटल गए, और वो 15 दिन में ही पूरे ठीक हो गए। मतलब सब यहाँ से खेल है पूरा। हाँ, अगर मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, अगर आप सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, तो उस समय आपकी बॉडी का मैकेनिज्म, आपकी हेल्थ इतनी मैजिकली काम करेगी कि आप बड़े से बड़े पैरालिसिस जैसी चीज़ों से आप ज़िंदगी भर के लिए बच सकते हैं। और अगर उस समय वो नेगेटिव हो जाते, गिव अप कर देते, तो फिर उनकी ज़िंदगी भर पैरालिसिस हो जाती है। सर, आप थोड़ा सा रैपअप करने के लिए चलेंगे। कैंसर के क्या टेस्ट हो सकते हैं, और जो कि सर्विक्स कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है? कैंसर के टेस्ट तो बहुत ढेर सारे होते हैं, है ना। पहली चीज़ तो हमको धीरे धीरे अवेयर होना है। जैसे फीमेल्स में सबसे 2 कॉमन कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के वीडियोस है, मेरे भी रील्स है, आप देख सकते हैं, अपनी बॉडी के बारे में खुद ही जान सकते हैं। कोई अगर लंप लगता है तो उससे डरे नहीं। मैंने और भी कई रील्स बनाई हैं, वीडियोस बने हैं, जिससे ब्रेस्ट में लंप, फाइब्रो एडिनोमा भी हो सकता है, जो कि कैंसर नहीं होता है, और कैंसर भी हो सकता है। तो उसकी ढंग से सही डॉक्टर के पास जाके जांच पड़ताल कराए, टेस्ट कराए। अगर आपको आपके स्तन में या ब्रेस्ट में कोई भी गांठ लगती है तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब आप जितना अवेयर होंगे तो आप बड़े से बड़े कैंसर से बच सकते हैं। तो इसमें उसके अलावा कुछ मैमोग्राफी, कुछ प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक्सरे होते हैं ब्रेस्ट के, जो कि 40-45 एज के बाद सबको कराने चाहिए साल में हर बार, कोई दिक्कत नहीं है तो भी। तो इससे हमको जल्दी पता चल जाता है। तो ये तो हो गई ब्रेस्ट की बात। ब्रेस्ट कैंसर अगर आप अवेयर हैं तो इट कैन बी अवॉइडेड एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर। देन सर्वाइकल कैंसर, अगेन सर्वाइकल कैंसर की भी मेरे कई वीडियोज़ हैं। ह्यूमन पैप्लोमा वायरस एक प्रकार का वायरस होता है जो कि ये कैंसर करता है, वो भी साइलेंट किलर होता है। वो हमारे बच्चेदानी के एरिया में सालों साल रहता है उसके कैंसर करने के बाद, मतलब एटलीस्ट 10 से 15 साल, 20 साल रहता है। और सर्वाइकल कैंसर का 99% कॉज ये वायरस है। तो हमको समय बहुत होता है इसको पकड़ने का, ठीक करने का, लेकिन हम सोते रहते हैं। तो नियम के हिसाब से कुछ टेस्ट हैं, पैप स्मीयर, जो कि ओपीडी में हर अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट की ओपीडी में होता है। कुछ कॉल्पोस्कोपी या कुछ टेस्ट होते हैं जो कि सस्ते भी हैं, और हमको नियम के हिसाब से जैसे 35 साल के बाद में करते रहना चाहिए। उसके अलावा सर्वाइकल कैंसर के लिए तो आजकल वैक्सीन भी उपलब्ध है, जो कि अगर वैक्सीन आप लगा ले तो ये 99% चांस होती है कि इस कैंसर से आप बच जाएंगे। तो ये तो हो गया लेडीज़ के 2 कॉमन कैंसर के बारे में।
अडल्ट मेल के कॉमन कैंसर के बारे में अगेन एक तो सबसे पहले ओरल और लंग कैंसर, वो तो सबको पता ही है, तंबाकू रिलेटेड मोस्ट कॉमन कॉज है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने तंबाकू ज़िंदगी में कभी नहीं खाया तो अभी भी हो जाता है ना, तो वो अलग चीज़ है। वो तो आप अगर बॉडी का ओवरऑल हेल्थ की बातें हमने जो की वो ध्यान रखेंगे तो आप बच सकते हैं नॉर्मली। और उसके अलावा टेस्ट तो ऐसा नहीं होता है, अगर मुंह में आपने तंबाकू खा रहे हैं या मुंह खुलना कम हो गया तो उसके लिए ल्यूकोप्लेकिया मतलब सफ़ेद दाग पड़ रहा है तो ये सब स्मोकिंग एकदम इमीडिएटली बंद करिए, तंबाकू खाना इमीडिएटली बंद करिए और अपने डॉक्टर से ज़रूर चेकअप कराइए। तो हो गया ओरल कैंसर का। लंग कैंसर का भी एक सबसे कॉमन चीज़ है यही, स्मोकिंग, तंबाकू, ये सब चीज़ों की वजह से फेफड़ों में यानी कि हमारे लंग्स भी ख़राब होते हैं। प्लस कोविड के वजह से हमारे लंग्स ऑलरेडी काफ़ी लोगों के कमज़ोर हो गए हैं। तो कोविड जिसको हुआ था, जिसको ज़्यादा सीरियस हुआ था और अभी ठीक है, तो ज़रूर भगवान के लिए ग्रेटफुल है कि हम ठीक हो गए। लेकिन कोविड के बाद बहुत सारे चेंजेस हैं जो अभी नहीं पता चल रहे हैं, जो कई सालों बाद लोगों को अंदर हमारे लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया है, लंग्स हमारे फूलते हैं, पिचकते हैं। तो कोविड की वजह से वो फूलना प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो धीरे धीरे तो वो लोग जिनको कोविड हो चुका था सीरियस वाला, वो तो स्मोकिंग, एक सिगरेट भी उनके लिए जहर है, तो उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा स्मोकिंग। दूसरा एक और बहुत कॉमन बीमारी है, कैंसर है जो मेल्स में यानी कि कॉमन होता है, वो है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट एक ग्रंथ होता है, एक ऑर्गन होता है जो कि हमारे पेशाब की थैली के आसपास होता है, हर आदमी में होता है और उसका नॉर्मल साइज़ 15 से 20 ग्राम होता है। और उसका नॉर्मल फंक्शन भी है कि एज के साथ पे वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो बढ़ने को, प्रोस्टेट को धीरे धीरे बेनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं, BPH कहते हैं। तो ये नॉन कैंसर है, मतलब प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो नॉन कैंसर वाला भी हो सकता है, कैंसर वाला भी हो सकता है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है जिसको कहते हैं सीरम PSA का ब्लड टेस्ट होता है, जिससे पता चल सकता है कि कैंसर का शक ज़्यादा है कि नहीं। तो पेशाब रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली 40, 45, 50 साल के बाद, रात को बार बार उठना पड़ता है या पेशाब बराबर होती नहीं है, पेशाब बूंद बूंद होती है, यूरिन ड्रिपिंग होती है, या बार बार जब हम यूरिन करने जाते हैं तो हमको फिर से लगती है, फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं लगता है कि पूरी यूरिन हो गई है। इसमें से कोई भी सिम्टम है तो ये सारे प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम है, जिसमें दोनों बीमारियां हो सकती है, कैंसर वाला प्रोस्टेट भी बढ़ सकता है या बिना कैंसर वाला भी। तो उसके लिए चेक कराएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं। एग्जैक्टली सर, हमने इस पे बात कर ली कि पानी, खाना, डिसिप्लिन, थोड़ा सा आते हैं सर पर्सनल लाइफ में कि आप डॉक्टर अर्पित बंसल के साथ साथ एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं, कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में भी? देखिए, मैनेज तो लाइफ में पैशन होना ज़रूरी है। अगर आपको लाइफ में पैशन है, मेरी लाइफ में काम मेरा पैशन है, मेरा नेचर से जुड़ाव, बर्ड्स को फोटोग्राफ करना मेरा पैशन है, और आप जैसे लोगों को जागरूक करना ये मेरा नया फाउंड पैशन है, जो कि मैं हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लगता है और इतने समय के टाइम की कमी होने के बाद में वीडियोस को बनाने का मकसद क्या है, मतलब आप तक सही चीज़ पहुंचाना और लोगों को हेल्थ अवेयरनेस पहुंचाना ताकि बीमारी से बच सके। तो ये भी एक पैशन है। अगर पैशन होता है तो टाइम तो निकल जाता है। और वो मेरे से भी लोग पूछते हैं कि आप टाइम कैसे निकालते हैं, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। इसका सिंपल जवाब मेरे पास ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए मेरा, जैसे आप जानते हैं, मेरा पैशन प्रोफेशन सर्जरी, पेशेंट की जान बचाना, पेशेंट को सही एडवाइस देना, ये तो है ही। मेरी तरफ से तो गाइडेंस ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आप प्रकृति यानी कि नेचर से किसी भी माध्यम से जुड़ें। जैसे मैं बर्ड्स के माध्यम से जुड़ा हूँ और मैं पैडी डाइवर भी हूँ, ओशन में मैं स्कूबा डाइवर भी हूँ। तो ये दो माध्यम से मैं जुड़ा हुआ हूँ नेचर से। फॉरेस्ट और बर्ड्स की वजह से मैं नेचर बर्ड फोटोग्राफर हूँ, और नेचर यानी कि ओशन में जाने से मैं पानी के अंदर जाके भी अब धीरे धीरे फोटोग्राफी और नीचे की प्रकृति एंजॉय करना शुरू किया है मैंने हाल फिलहाल में, पिछले 1-2 सालों में। तो मेरा सजेशन यही है कि वर्क लाइफ बैलेंस में कोई एक हॉबी बना ले, चाहे पैशनेट जितनी भी हो सके, जो कि नेचर से रिलेटेड है। चाहे वो हो सकती है गार्डनिंग, चाहे हो सकती है नेचर वॉक, चाहे हो सकता है नेचर में बैठ के एक किताब पढ़ना। अगर आप फोटोग्राफी में इतना नहीं जा सकते या इतना टाइम नहीं है तो एक कोई नेचर रिलेटेड हॉबी बनाइए, आपके पास लाइफ अपने आप बैलेंस हो जाएगी। सर, एज अ बर्ड फोटोग्राफर आप किट कौन सी यूज़ करते हैं? ये बहुत सारे कमेंट हमें पर्सनल आए थे कि सर से अगली बार पूछिएगा कि तो बर्ड फोटोग्राफी में देखिए, बर्ड फोटोग्राफी वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफी है, क्योंकि जैसे आपने वीडियो लगाया हुआ है, मेरे को शूट कर रहे हैं, हमने लगाया, हम पोज कर रहे हैं, हम अपना, तो बर्ड फोटोग्राफी में आप ये नहीं कर सकते, है ना। पक्षी है और लिटरली वो उड़ जाएगा,
हाँ। है ना। तो आप कोई प्लान नहीं कर सकते कि कैसे बर्ड को खींचना है, तो उस यही एक थ्रिल है बर्ड फोटोग्राफी का। तो इसके लिए आपको फास्ट गियर चाहिए, जितना बेटर से बेटर गियर हो सके। और आजकल में हर बजट के लिए अच्छा इक्विपमेंट है, जो कि आप सस्ते से भी आप अच्छा इक्विपमेंट में रिजल्ट काफ़ी अच्छा ला सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप ऑब्वियसली महंगे इक्विपमेंट लगाएंगे तो रिजल्ट्स थोड़े बेटर होंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो भी शुरू कर रहा है वो कोई भी एक अच्छा DSLR से शुरू कर सकता है। यहाँ तक कि आजकल प्रोजूमर कैमरेज आते हैं जो कि मिक्स कैमरेज होते हैं, जो कि 30, 40, 50 हज़ार से भी शुरू हैं। उसमें भी अच्छे रेंज का आप बर्ड फोटोग्राफी कर सकते हैं, काफ़ी रेंज उनकी बड़ी होती है। मैं पर्सनली तो कैनन का R5 यूज़ करता हूँ, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मिररलेस कैमरा है और साथ में 600 mm का लेंस है उसका, तो f4 लेंस है। तो ये दोनों मेरे इक्विपमेंट हैं। धीरे धीरे मैं भी पहले छोटे से शुरू किया था, फिर धीरे धीरे क्योंकि मैं कैलेंडर्स भी लॉन्च करता रहता हूँ, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बेटर क्वालिटी की तरफ जाता हूँ। तो जिस तरीके की आज की बातचीत रही उस पर कंक्लूज़न यहाँ तक पहुँचे कि भाई डिसिप्लिन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन हमें पर्सनल DM पर आए थे सारे मैंने डॉक्टर अर्पित बंसल से पूछे हैं। सर लास्ट में एक मैसेज हमारी ऑडियंस को और आपके जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए प्लीज़। तो मैं आप सबको यही ऑडियंस देना चाहूँगा, एक तो होली आ रही है, गर्मी आ रही है, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ में सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती है, फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज डेली, रोज़ 365 दिन। फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी का ध्यान रखना, पानी पीना, अच्छी चीज़ें खाना। और मेंटल हेल्थ यानी कि मेंटल हेल्थ में किसी तरह प्रकार का या तो योगा या मेडिटेशन या सिर्फ एकांत में शांत में नेचर में 10 मिनट बैठ जाए, वो भी एक मेडिटेशन ही होता है। इसका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच सर। और किस टॉपिक पर और हम पॉडकास्ट कर सकते हैं और किन के साथ कर सकते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि बेस्ट पार्ट आज की वीडियो का क्या था। थैंक यू सो मच।